हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिजिक्स की एक और काइनेमेटिक्स का एक और पार्ट जिसमें कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को ही डिराइव किया था, लेकिन ग्राफिकल मेथड से किया था। इस बार हम करने जा रहे हैं उसको कैलकुलस मेथड से। तो कैलकुलस मेथड जो है दोस्तों, ये इनकॉर्पोरेट करता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को। ठीक है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए, कुछ आइडिया होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे है। v इक्वल टू u प्लस ए टी फर्स्ट है हमारा, सेकंड है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दोस्तों कैलकुलस मेथड में हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज़ करना है, इसलिए आपको हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स वाला जो लेक्चर है वो देख लेना चाहिए। उससे आपको ये समझने में आसानी होगी। लेकिन अगर नहीं भी देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बेसिक हम यहाँ पर भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो v इक्वल टू, थोड़ा सा इसको हम इनलार्ज कर देते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन को कैसे डिराइव करना है हमको। डेरिवेशन, देखिए डेरिवेशन जो है वो 12th के पार्ट पर थोड़े यूजफुल ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके एग्जाम में ये आने वाले हैं। बात करें नीट और जेई की, तो वहाँ डायरेक्ट एप्लीकेशन पे फोकस किया जाता है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो आप देखें कि इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये कहाँ काम आएगा, उस बात पे आप उसको जोर दें तो आपको डेफिनेटली ये पता लगेगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इनका रोल है। और हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको इन चीज़ों को याद दिलाएंगे कि ये चीज़ें वहाँ हमने कही थी और वहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ v, u, a और t है। दोस्तों कहीं पर भी x दिखाई नहीं दे रहा है, x दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम पहले एक बार हमारे चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं dx बाय dt तो वो हमको देता है वेलोसिटी। दूसरी तरफ अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं dv बाय dt तो वो हमको देता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास में हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में कहीं भी x का नामो निशान नहीं है, तो ये तो खत्म, ये भी खत्म, ये आएगा। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं हम a इक्वल टू डी वी बाय डी टी। सिचुएशन हमें पता होनी चाहिए कि चल क्या रहा है, किस मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों एक ऐसा मोशन है जिसमें आपकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और थोड़ी दूर यानी कि s चलने के बाद आपकी वेलोसिटी बढ़कर या घटकर हो गई है v, डेफिनेटली बढ़ के। ठीक है, तो हो गई है v और ये हो गई थी u, और इसको पूरा करने में लगा है टाइम t, और अंडर दिस आपकी एक्सेलरेशन रही है कांस्टेंट। ये प्राइमरी इक्वेशन है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से पहले देख लेना कि एक्सेलरेशन जो है वो आपका कांस्टेंट हो। ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए तभी लग पाएंगी। तो ये हो गया आपका, समझ में आ गया आपको। हमने यही वाला इक्वेशन ऑफ मोशन में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए यही क्यों चुना है, क्योंकि इसमें x नहीं है तो इसलिए चुना है हमने। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि dv की वैल्यू हो जाएगी a dt। अब दोस्तों बहुत ध्यान से देखने की बात है आपकी कि यहाँ चेंजिंग क्वांटिटी है वेलोसिटी और यहाँ चेंजिंग क्वांटिटी है टाइम। तो यहाँ t इक्वल टू 0 था और यहाँ t समय बाद, तो डेफिनेटली t इक्वल टू t हो गया होगा। तो यहाँ अगर हम इंटीग्रेट करें तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, u से v, और एक्सेलरेशन तो हमारा कांस्टेंट है और टाइम चेंज हो रहा है। टाइम चेंज इन टाइम इज फ्रॉम 0 टू t।
ओके, तो यहाँ आ जाएगा आपका, हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो 1 है यहाँ पर, 1 का मतलब होता है x की पावर 0, x की पावर 0 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, दैट इज x की पावर 1 यानी कि x। तो इस तरीके का जब भी हो आपका, वहाँ पर आपका वही वेरिएबल आ जाता है जिसके रेस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन हो रहा होता है। तो यहाँ आ जाएगा आपका v फ्रॉम 0 टू v, ये दोनों v अलग है, ये वेरिएबल है, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है। दोस्तों a कांस्टेंट है, इस वजह से बाहर आ जाएगा किससे, इंटीग्रेशन से। अगर ये टाइम पे डिपेंड कर रहा होता तो बाहर नहीं आ पाता, लेकिन क्योंकि ये कांस्टेंट है तो अगेन बाहर आ जाएगा 0 से t और ये dt, तो ये हो जाएगा आपका a t फ्रॉम 0 से t। तो वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज v इक्वल टू u प्लस 80। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन विच वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम द इक्वेशन a equal to dv by dt। and why we use this equation, because this equation does not have any attribute of x, which is also invisible and not available in this equation। सेकेंड इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमें डायरेक्ट हमको s दिखाई दे रहा है, तो सोचने की बात ही नहीं है। इसका मतलब अब की बार हमें ये इक्वेशन यूज करनी ही पड़ेगी। तो सेकेंड इक्वेशन यूज करने के लिए हम यूज कर लेते हैं v इक्वल टू dx अपॉन dt। तो dx की वैल्यू हो जाएगी आपकी v dt, और यहाँ हम इंटीग्रेट करेंगे, x चेंज हो रहा है 0 से लेके s तक, और t चेंज हो रहा है 0 से लेके t तक। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x फ्रॉम 0 से s और v आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा आपका t फ्रॉम 0 से t। बिल्कुल सिंपल है। क्यों सिंपल है ना? सिंपल नहीं है दोस्तों, आपने वेलोसिटी को बाहर ले लिया है, बट इट इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये डिपेंड कर रही है टाइम पर। दिख रहा है कहीं? नहीं दिखाई दे रहा? ये देखिए, ये इक्वेशन देखिए कि v जो है वो फंक्शन है t का, समय के साथ बदल जाएगा, तो आप इसको बाहर नहीं ले सकते। इसका फंक्शन आपको रखना पड़ेगा, और वो होगा u प्लस at इंटू dt, और अब होगा 0 से t तक। ये यहाँ पे देखने की बात है, ध्यान देने की बात है। जब भी कोई क्वांटिटी वेरिएबल पे डिपेंड कर रही होती है तो आप उसको बाहर नहीं ले सकते। पहले a था जो कि डिपेंड नहीं करता था t पर, क्योंकि कांस्टेंट था, इस वजह से बाहर आ जाता था, लेकिन ये बाहर नहीं आ पाएगा। तो अभी हम बनाएंगे इसका, तो अभी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा आप देखना। यहाँ हो गया x फ्रॉम 0 टू s, और यहाँ हो गया, चलो साथ में कर देते हैं, u dt प्लस at dt फ्रॉम 0 से t, फ्रॉम 0 से t, क्योंकि t क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ करेंगे, ये आ जाएगा आपका ut, ये आ जाएगा आपका ut, 0 है इसलिए उसको नहीं ले रहे हैं, प्लस t a बाहर आ जाएगा, और t dt का t स्क्वायर बाय 2। क्यों? क्योंकि t की पावर x का क्या, t की पावर 2 का क्या बनेगा, t की पावर 2 का बनेगा, t की पावर 1 है, सॉरी, तो t की पावर 1 का क्या बनेगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज t स्क्वायर बाई 2। और जब हम 0 लोअर लिमिट रखेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर ये बन रहा है, और यहाँ रख देंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन।
ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि t नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों ही तरफ t है, तो हमें कुछ ना कुछ तिगड़म तो लगानी पड़ेगी। ठीक है। और थर्ड इक्वेशन में, ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर ले लेते हैं ये वाला, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है और हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो थर्ड इक्वेशन हम ले लेते हैं आपका, यहाँ से ले लेते हैं। तो ये देखिए थर्ड इक्वेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। दोस्तों t हटाना है तो और v लाना है। दो इक्वेशन में हमको दो दिक्कत है। देखो t हटाना है और v लाना है, तो ये ही एक तरीका है। क्या करें हम, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ dx बाई dt जो है वो बनता है v, तो a dx बराबर हो जाएगा आपका v dv। ठीक है, इसको हम लाइन खींच देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, a dx इक्वल टू v dv, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। a dx इक्वल टू v dv। क्या v की वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी आपको u प्लस ए टी? नहीं रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस बार वेरिएबल क्वांटिटी इटसेल्फ ये वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में ही दिया हुआ है। ये अब की बार टाइम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा है, वो वेलोसिटी के साथ ही चेंज हो रहा है। तो हमें उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। ये तब ज़रूरत पड़ती है जब आपका फंक्शन t में है और आपका वेरिएबल v में है। तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। v के साथ v कैसे चेंज हो रहा है ये हमें पता है। ठीक है, तो a तो बाहर आ जाएगा और x हो जाएगा इसका, और x 0 से s चेंज हो रहा है। यहाँ v u से v चेंज हो रहा है, x कहाँ से चेंज हो रहा है? 0 से s तक। तो a इंटू एक्स फ्रॉम 0 टू s, और यहाँ v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम u से v। तो यहाँ हम रखेंगे a इंटू एस बराबर हाफ बाहर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और ये बनता है आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट और जेई वाले इसको स्किप कर सकते हैं, ऑल्दो उनके इंटीग्रेशन समझने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में ये हेल्प कर सकता है, तो एक बार ज़रूर देख लें। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस करी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटी के फॉर्म में, ग्रेविटी के असर में चीज़ों का गिरना। ठीक है, तो हम वहाँ हमारा ये वाला टॉपिक 100% काम आएगा, क्योंकि ग्रेविटी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन देती है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूवमेंट या इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे लगते हैं। तो जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर में गिरती है, तो वहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेविटी के अंडर मोशन को देखेंगे। ठीक है, तब तक थैंक यू वेरी मच।